दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस मेजर 17 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके प्रमुख साधनों, प्रक्रिया तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण क्या है? राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति से जुड़ी बातों को सीखता है, जैसे कि सरकार क्या होता है, ठीक है, चुनाव कैसे होता है, नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं, लोगों को राजनीति के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए या फिर उसमें किस तरह से उसकी जागरूकता होनी चाहिए, किस तरह से उसकी भूमिका होनी चाहिए। इन सब बातों को जहाँ पर वो सीखता है, उसी प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। इसके प्रमुख साधन क्या होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है और इसका क्या महत्व होता है, इन सभी बातों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए समझते इस क्वेश्चन के आंसर को, इसके अर्थ को हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है, कि राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति से जुड़ी बातें सीखता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति से जुड़ी बातों को सीखता है, जैसे कि सरकार क्या है, चुनाव कैसे होते हैं, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या है और राजनीति में कैसे भाग लेना चाहिए, यह प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है जहां पर व्यक्ति राजनीति से जुड़ी बातों को सीखता है, उसी को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। आगे अगर इसको और आसान भाषा में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि समाज में रहकर राजनीति के बारे में सीखने की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। जब आप समाज में रह करके राजनीति के बारे में सीखते हैं तो वो जो प्रक्रिया होता है पूरा, उसी को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है, ठीक है। एक विद्वान है लुसियन डब्ल्यू पाई, वो क्या कहते हैं इसके बारे में उसको भी आप थोड़ा सा समझते चलिए। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित मूल्यों, विचारों और व्यवहारों को सीखता है और राजनीतिक व्यवस्था का सक्रिय सदस्य बनता है। जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसका वो सक्रिय सदस्य बनता है। वो सीखता है कि राजनीति के क्या मूल्य हैं, राजनीतिक में क्या विचार होने चाहिए, किस तरह से उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। इन सब बातों को जब वो सीखता है और राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में क्या करता है, वो सक्रिय सदस्य बन पाता है। आसान भाषा में आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, कि समाज में रहकर राजनीति के बारे में सीखने की जो प्रक्रिया है उसी को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। बस इतना से ज्यादा आपको नहीं जानना है। जैसे आप मान लीजिए कि जब बच्चा अपने माता पिता से राजनीति की बातें सुनता है, कोई जो बच्चा है वो अपने माता पिता से राजनीति की बातें सुनता है तब वो सीख सकता है। ये भी क्या एक प्रक्रिया है। स्कूल में संविधान और लोकतंत्र के बारे में पढ़ता है, ये भी एक प्रक्रिया है, ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण का। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, समाचार या टीवी से राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानता है। तो ये सब क्या है, तो सभी प्रक्रिया है राजनीतिक समाजीकरण के, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधन क्या है। साधन क्या होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कोई चीज को जानते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से कह सकते हैं, जो माध्यम होता है उसी को साधन कहा जाता है। समाजीकरण के प्रमुख साधन, कि राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधन क्या क्या है। पहला जो राजनीतिक समाजीकरण का साधन है वो है परिवार, क्योंकि परिवार में रह करके सबसे पहले बच्चा जो है वो राजनीति के बारे में सीखता है। कहा जा रहा है कि परिवार राजनीतिक समाजीकरण का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। जो परिवार है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे पहला साधन होता है। बच्चा अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से समाज और राजनीति के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करता है। जो भी बच्चा होता है वो परिवार से, अपने माता पिता से या फिर अन्य सदस्यों से क्या करता है, समाज और राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। परिवार में होने वाली चर्चाएं और विचार बच्चे के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। जो भी परिवार में होने वाला चर्चा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार के बारे में बात हो, हमारे समाज में बहुत तरह की राजनीति होती है, तो उसके बारे में जब घर में चर्चा होती है तो बच्चे उन सब बातों को भी सीखते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक समाजीकरण की शुरुआत परिवार से होती है। जैसे मान लीजिए कि फलना घर ये हुआ, ये मतलब बगल वाले घर में ये हुआ था, इसका मतलब किसी भी बारे में अगर बात करता है, घर वाले बात करते हैं, तो वहां पर जो बच्चे बैठे होते हैं वो बच्चे भी सीखते हैं। वो आखिर कोई ना कोई बात होता है तो वो राजनीति ही तो कहलाएगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है, घर से ही, परिवार से ही शुरुआत होता है राजनीति का, ठीक है। तो पहला जो साधन था वो था परिवार। दूसरा जो इसका साधन हम लोग देखेंगे वो शिक्षा संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, महाविद्यालय, ये सारे क्या है, तो शिक्षा की संस्थाएं हैं जहां पर राजनीति के बारे में सीखा जाता है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन है। ये भी क्या है, तो राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन है जहां पर राजनीति के बारे में जानकारी ली जाती है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान, लोकतंत्र, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा के माध्यम से, यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, अधिकार के बारे में, कर्तव्यों के बारे में क्या तो जानकारी दी जाती है। इससे विद्यार्थियों में राजनीतिक समझ और जागरूकता बढ़ती है तथा वे एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है,
ये दूसरा हमारा कह सकते हैं साधन है, माध्यम है राजनीतिक समाजीकरण का, जहां से हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं या फिर सीखते हैं राजनीति के बारे में। अगला जो साधन है वो है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो और इंटरनेट जैसे जनसंचार माध्यम भी राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक समाजीकरण है इनमें ये सारी चीजें भी जो जनसंचार माध्यम में अहम भूमिका निभाता है। इन माध्यमों के द्वारा लोगों को देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं, सरकारी नीतियों और चुनाव से जुड़ी जानकारी मिलती है। क्या कहा गया कि ये जो माध्यम है इनके द्वारा लोगों को देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं के बारे में, सरकारी नीतियों के बारे में, चुनाव से जुड़ी जानकारी मिलती है। इससे लोगों की राजनीतिक समझ और जागरूकता बढ़ती है। इससे क्या होता है, तो लोगों की जो राजनीतिक समझ होती है और जो जागरूकता है वो बढ़ता है। आगे हम देखते हैं इसका जो चौथा साधन है वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल भी क्योंकि अपनी अपनी वो क्या करता है, सभाएं करता है, ठीक है, भाषण देने आता है, तो वहां पर से भी पता चलता है। राजनीतिक दल भी नागरिकों को राजनीति के बारे में जागरूक करने का कार्य करते हैं। जो राजनीतिक दल है वो भी नागरिकों को राजनीति के बारे में जागरूक करने का कार्य करते हैं। वे अपने कार्यक्रमों, भाषणों और प्रचार के माध्यम से लोगों को विभिन्न राजनीतिक विचारों और नीतियों से परिचित कराते हैं। इन सब चीजों से वो परिचित कराता है। इससे लोगों में राजनीतिक चेतना और राजनीतिक भागीदारी की भावना विकसित होती है। तो ये भी एक साधन है राजनीतिक समाजीकरण का, ठीक है, जहां पर राजनीति के बारे में लोग सीखते हैं। अगला साधन है वो है सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं। जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजनीतिक समाजीकरण में। कहा जा रहा है कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी लोगों के विचारों और व्यवहार को प्रभावित करता है। जो भी सामाजिक हो या फिर धार्मिक संस्थाएं वो भी लोगों के विचारों को और व्यवहार को प्रभावित कर पाता है, ठीक है। ये संस्थाएं समाज में नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती हैं। ये सब जो संस्थाएं, चाहे वो सामाजिक हो या फिर धार्मिक संस्थाएं हो, ये समाज में नैतिकता को, अनुशासन को और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। और इसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। तो ये कुछ साधन थे हमारे राजनीतिक समाजीकरण के, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी प्रक्रिया को, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। राजनीतिक समाजीकरण की क्या क्या प्रक्रिया होती है। पहला, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार और आसपास के वातावरण से राजनीति के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, जब बच्चा रहता है, कह सकते हैं इसको प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। जब कोई बच्चा होता है तो अपने परिवार से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ से सीखता है, जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। वो अपने माता पिता और समाज के व्यवहार को देखकर कुछ राजनीतिक विचारों को समझना शुरू करता है कि अगर इसको मार देंगे तो उसका, जैसे अगर बच्चा खेल रहा है तो बच्चे में लड़ाई हो जाता है, तो उसको ये बात पता है कि अगर इसको हम मार दिए तो वो अपने घर में जाके बताए और फिर उसका घर वाला मेरे घर बोलने के लिए आएगा, फिर वो मेरे घर वाले मुझे पीटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से राजनीति शुरू होता है। बच्चों को धीरे धीरे पता चलने लगता है, समाज से, परिवार से इन चीजों के बारे में पता चलने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया, इसको प्रारंभिक अवस्था कहा गया है। दूसरा जो है वो है शिक्षा और जागरूकता की अवस्था। शिक्षा और जागरूकता की अवस्था, इस चरण में विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति को लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा सा वयस्क हो जाता है, ठीक है, उम्र हो जाता है उसका, तो वो विद्यालय से सीख सकता है, महाविद्यालय से सीख सकता है, या फिर जो अन्य संस्थाएं हैं वहां से ये सीख सकता है। इससे उसकी राजनीतिक समझ धीरे धीरे बढ़ती है और बच्चा से ज्यादा समझ यहाँ पर हो जाता है, तो इसके कारण इसकी जो राजनीतिक समझ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये इसका दूसरा चरण है, ठीक है। तीसरा है सक्रिय भागीदारी की अवस्था। सक्रिय भागीदारी की अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति राजनीति को समझने के बाद चुनाव, राजनीतिक चर्चाओं और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगता है। जब बच्चा सीख जाता है, वो बड़ा हो जाता है तो और चीजों को सीख लेता है, तो सक्रिय भागीदारी की अवस्था आती है जहां पर वो जो व्यक्ति है वो इसके बारे में चर्चा करने लगता है, इसके बारे में, राजनीति के बारे में वो भाग लेने लगता है, राजनीति के बारे में बातचीत करने लगता है, क्योंकि उसके पास अब समझ हो गया। इस प्रकार वह एक सक्रिय नागरिक के रूप में समाज में अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों जो अवस्था उसको हमने समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण का महत्व, कि राजनीतिक समाजीकरण का क्या महत्व होता है। पहला जो इसका महत्व है वो है राजनीतिक जागरूकता बढ़ाता है। ये राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाता है। जो राजनीतिक समाजीकरण है ये राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने का काम करता है। राजनीतिक समाजीकरण नागरिकों को राजनीति के बारे में जानकारी देता है। जो राजनीतिक समाजीकरण है वो नागरिकों को राजनीति के बारे में जानकारी देता है और उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। और जो भी उनके व्यक्ति के जो भी अधिकार होते हैं, जो भी उनके कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में क्या करता है, ये जागरूक करता है। अगला इसका महत्व है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।
जब नागरिक राजनीति के प्रति जागरूक होते हैं तो वे चुनाव और अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब नागरिक जागरूक होगा, राजनीति के प्रति जब जागरूक होगा, तभी जाकर वो चुनाव और अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले पाएगा। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और जब व्यक्ति लोकतांत्रिक चीजों में या फिर जो राजनीतिक चीजें उसमें भाग लेने लगता है, तो इससे क्या होता है, जो लोकतंत्र वो मजबूत होता है। अगला इसका महत्व है वो है राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाता है। राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाने का काम करता है। राजनीतिक समाजीकरण नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था के नियमों और मूल्यों को समझने में मदद करता है, जिससे समाज में स्थिरता बनी रहती है। तो ये भी इसका एक महत्व है। अगला इसका महत्व है वो है जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ये जो राजनीतिक समाजीकरण है वो लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाने का काम करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनता है, जो समाज और देश के विकास में योगदान देता है। तो ये क्या करता है, जिम्मेदार नागरिक को बनाने का काम करता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेंगे। कहा जा रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित ज्ञान, विचार और व्यवहार को सीखता है। परिवार, शिक्षा संस्थाएं, जनसंचार माध्यम और राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के कारण नागरिक जागरूक और जिम्मेदार बनते हैं। और जो राजनीतिक समाजीकरण इसके कारण क्या है, तो जो नागरिक को जागरूक और जिम्मेदार बनता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत और सफल बनता है। जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है और सफल भी बनता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वहां पर हम डाल चुके हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।